Hello and welcome to ABP Live. I have with me today Mr. Konchak Standin. He is the councillor for the Ladakh Autonomous Hill Development Council, and he is also representing the border town of Chushul, which is in the middle of the India-China border tensions. And we would also understand from him the local residents there, the impact that they are facing as part of the standoff, and of course, where is Ladakh headed after the abolition of Article 370 and the demand for statehood. Welcome to ABP Live, Mr. Sanzin. Thank you so much for your time. So let me first start from the very beginning. After 2019, once 370 was abolished, and I understand Ladakh people, they were really, happy and content with the fact that finally Ladakh is not seen as a district of Jammu and Kashmir, but as a separate entity. But then you are now union territory, and then probably the demand was to have statehood and also to get included in sixth schedule. What is happening to that? What is the conversation you're having with the government on this? Thank you for having me here. आफ्टर 2019 जब लद्दाख को जो है यूटी घोषित किया, तो इसके बाद एक ही एप्रीहेंशन यही रहा है कि लद्दाख को जो है जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, जो 370 के अंदर जो प्रोटेक्शन मिल रहा था और आर्टिकल 335A में जो मिल रहा था, वो जो है ओपन हो गया। लद्दाख जो है बिल्कुल ओपन हो गया। हालांकि यूटी का डिमांड जो है बहुत ही पुराने डिमांड है, 1949 का डिमांड है, तब से हम करते आ रहे। तो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है फाइनली हुआ, तो उस पर लद्दाख जितनी भी लद्दाखी है वो सब खुश हैं। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जो है लद्दाख बिल्कुल ओपन हो रहा था, पूरे इंडिया के लिए ओपन हो रहा था, उसको लेते हुए फिर लोगों ने जो है प्रोटेक्शन के लिए फिर सिक्स शेड्यूल का हो या स्टेटहुड का हो और चाहे पीएसी का हो, लद्दाख 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट करने का हो, उस पे जो है इस मुद्दा इस इशू पे जो है बात में आया। तो इसलिए आया क्योंकि जब जितने भी जो रिक्रूट हो रहा था लद्दाख में, जो आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा था, किसी और के थ्रू हो रहा था, वो पूरा ओपन हो चुका था और लद्दाख के लिए जो रिजर्वेशन पहले जो मिलता था वो नहीं था। तो उसकी वजह से ज़्यादा इस इशू को जो है फिर लोगों ने समझा कि हाँ अब तो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि पहले हमने यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा, तो फिर और दूसरे यहाँ पे यूटी का सेटअप जो है पूरा ब्यूरोक्रेट्स का सेटअप है और हिल काउंसिल जो है लेह और करगिल जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित है। तो पूरा यूटी जो है ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है, तो उसमें फिर लोगों का जो आवाज़ जो है सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो चीज़ें जो है बाद में आया। तो 19 के बाद जैसे यूटी मिला, तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने 3-4 इश्यूज जो बताए, तो वो जो है लोगों ने बहुत सीरियसली समझा, बहुत क्या कहते हैं कि ज़रूरत समझा। तो उस हिसाब से ये चीज़ें जो है निकाल के आए। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 370 से पहले क्या हालात थे और 370 के बाद एज लोकल रेजिडेंट्स, इसमें आप लोगों को कुछ चेंज दिखाई दिया? इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, ऑफ कोर्स असेंबली इलेक्शंस तो हुए नहीं हैं, लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, बट क्या डिफरेंस हुआ पहले से लेके अभी तक? और लद्दाख का बजट जो है बड़ा है, क्योंकि पहले जब जम्मू कश्मीर में जब हम थे तो 22 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट का जो कोटा मिलता था वही बजट जो है लद्दाख को मिलता था, लेह और करगिल को दोनों को मिलता था। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो तो सेंटर से डायरेक्ट आ जाता था। और जब से यूटी बना, लद्दाख का जो बजट जो है 5,958 करोड़ हुआ, जिसमें रेवेन्यू कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट दोनों है। लेकिन कैपिटल कंपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हार्डली कोई दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के 200-300 करोड़ ही इतना हो सकता है, लेकिन अभी जो है कैपिटल बजट जो है 2,500 या 3,000 के करीब जो है कैपिटल बजट बने। तो वो बजट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो डिफरेंसेस रहा है। यूटी पहले जितना हमें मिलता था, इसके बाद जो मिल रहा है वो बजट का ज़्यादा डिफरेंस हुआ। और बाद में ये जो और एक डिफरेंसेस जो है, पहले लद्दाख का जितने भी जो पोस्टेस वगैरह होते हैं वो लद्दाख के लिए रिजर्व था और डिविजनल कैडर भी जो है हमें मिल जाता था। और जेके पीएससी के थ्रू हमें जितने भी जो केएस का हुआ और केपीएस का हुआ, वो सारा सर्विस जो है हमें लद्दाख बराबर जितने भी जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें मिल जाता था। आफ्टर 2019 हमें अभी तक गैजेटेड पोस्ट जो है एक भी फिलअप नहीं हो पाया, क्योंकि
पीएसी से बिल्कुल हट गया, हम जेएनके से अलग हो गया और लद्दाख जो है फिर एसएससी, इसके बाद यूपीएससी में डालना है करके फिर वो चीज़ें हुआ, तो पीएसी वाले जो है जो गैजेटेड पोस्ट जो है लद्दाख को बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो डिफरेंसेस जो है 2019 से पहले और बाद में ये चीज़ें हुआ है जी। ऑल्सो इफ़ आई कैन आस्क यू, आपने बीजेपी ज्वाइन करी थी, फिर 2020 में आपने छोड़ दिया. नाउ द बीजेपी लीडरशिप इज़ अ लिटिल अपसेट with the fact that you are demanding to be included in the 6th schedule. तो वो conversations अभी आप कैसे चला रहे? You are an independent candidate now. तो अभी आप लोग गवर्नमेंट के पास ये डिमांड कैसे लेके जा रहे हैं? What is the response you are getting? लद्दाख लेह के लिए एक अलग से एपेक्स कमेटी बना हुआ है, ले एपेक्स बॉडी करके, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करके 2 वेटरन ग्रुप बनाए हैं। इसी के थ्रू जो है डायलॉग प्रोसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल ही रहा है और दोनों के कंसेंसस में 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, फिर 2 पार्लियामेंट्री सीट लद्दाख को निकालना और ये पीएसी जो है लद्दाख को ली, 4 मुद्दे को लेके यही 2 एपेक्स बॉडी जो है सेंटर से वार्तालाप कर रहा है। तो उसमें बेस यही है कि जो भी अभी तक के जो है लद्दाख के पार्लियामेंट्री जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके थ्रू ही सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो टॉक एमएचए से हुआ वो जो है बिल्कुल ही मतलब सेटिस्फाइड टॉक नहीं हुआ, क्योंकि क्लियरली उन्होंने कैटेगरिकली उन्होंने बोल दिया कि जो 6 शेड्यूल जो है वो नहीं दे पाएंगे। 6 स्टेटहुड जो है, 2 जो मेन मुद्दे लद्दाख जो डिमांड कर रहे हैं वो जो है उन्होंने क्लियरली डिनाई किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री सीट जो है वो 2026 तक तो वैसे भी फ्री से, इसके बाद तो वैसे भी इसके लिए लद्दाख के लिए मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है और पीएसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि जैसे पिछले 60 डेज से लद्दाख कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लद्दाख के हर रीजन, हर लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। तो इसका जो हाईलाइट भी पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका हाईलाइट हुआ, तो उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट सोचना चाहिए, इसमें एक तरीका निकाल के वो करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शन में जो उतरा, जो पार्टी बीजेपी से भी उतरा है, कांग्रेस से भी उतरा, उन्होंने भी एक पॉजिटिव वो तो लोगों के सामने रखा, लेकिन यह है कि कैसे उसको इस आने वाले 5 साल में डिलीवर करते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन यह है कि आज की डेट में पूरे जितने भी लद्दाख के लोग हैं वो प्रोटेक्शन तो मांगते ही मांगता है, वो 6 शेड्यूल अंडर 6 शेड्यूल ही मांगते हैं। और स्टेटहुड, हम अगर स्टेटहुड नहीं भी देते हैं तो यूटी विद लेजिस्लेचर कम से कम हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का जो वो चल रहा है उनके वो यूटी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चला रहा है, तो उससे लोग ना खुश है। तो अभी पॉजिटिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लद्दाख को लेके एक ठोस कदम उठाए, क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक जगह है। एक तरफ पीओके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और दूसरी तरफ चाइना के साथ करते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी हमें देखना चाहिए और लद्दाख को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि सेंटर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आए जी। तो ये बताइए, यू नो, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर रीडर्स एंड व्यूअर्स, कि 6 शेड्यूल आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब 370A हटाया गया, 35A हटाया गया, तब सब एंटायर इंडिया वाज रिजॉइसिंग कि अच्छा लद्दाख हैज़ बिकम अ डिफरेंट एंटिटी। लेकिन 6 शेड्यूल की जो डिमांड है ये आप लोगों के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? 6 शेड्यूल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लद्दाख जो है ट्राइबल शेड्यूल टाइप 1989 में जो डिक्लेयर गया है और यहाँ के पॉपुलेशन जो है 95 से अबव पॉपुलेशन जो है ST है। तो उस हिसाब से 6 शेड्यूल ही सूट करते हैं। और दूसरे ये है कि जो भी हमारा जो प्रोटेक्शन है, चाहे लैंड प्रोटेक्शन हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, जॉब प्रोटेक्शन हो, हमारे कल्चर प्रोटेक्शन हो, वो सारा जो है 6 शेड्यूल में जो है। तो हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही कर रहे हैं। वैसे बीजेपी भी बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेफ गार्ड देगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देगा, किस आर्टिकल में दे रहा है, किस में क्या दे रहा है, वो हमें बता नहीं रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। खाली ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देगा।
हम अगर उस वो ये क्लियर बता दे हम इस आर्टिकल के थ्रू दे रहे हैं, इसमें ये आपका ये प्रोटेक्शन मीट हो रहा है, ये जॉब का प्रोटेक्शन मिल रहा है, सारा प्रोटेक्शन मीट हो रहा है करके अगर वो एक देते हैं तो वो हमें क्लियर डायलॉग भी आगे करने के लिए एक वो बन जाएगा। लेकिन वो कभी अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए हमें जो सूट लगा, हमें जो नॉर्थ ईस्ट में बाकी ट्राइबल एरिया में जो 6 शेड्यूल के तहत जो प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वही लद्दाख को जो है हमने मांगा है और सूट भी करता है, क्योंकि अभी लद्दाख नए नए यूटी बने हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर अभी यहाँ आने का वो दिखाई दे रहा है, और हज़ारों करोड़ का जो है, लाखों करोड़ का जो इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने का जो दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ें भी हमें देखना है, क्योंकि लद्दाख के जो कल्चर हुआ, लद्दाख की जो आइडेंटिटी हुआ, लद्दाख का जो डेमोग्राफी हुआ, वो सारा भी हमने बचा के आगे लेके जाना, और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। तो वो चीज़ें देखते हुए लोगों ने सोच विचार करके बड़े डिस्कशन डिलिब्रेशन करके फिर 6 शेड्यूल का जो है बात जो है हमारे वेटरन्स लीडर्स ने जो है इसको रखा और लोगों को भी समझाया। पिछले 6-60 दिन में हर घर से लोग जो है अनशन में आए तो सबको यही बात बताया, तो फिर उस हिसाब से यही है। जी, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है चुशुल, विच इज़ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और अप्रैल 2020 से हमने देखा है अभी तो 4 साल होने को आया, द बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो इंडिया चाइना में चल रही है, थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हुआ है, बट डेमचौक एंड डेपसंग अभी भी रिमेन्स वेरी सीरियस फ्रिक्शन पॉइंट्स एंड ह्यूज डिप्लॉयमेंट है दोनों साइड से। तो इसका इम्पैक्ट आपके जैसे रेजिडेंट्स पे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कैसे असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसे ही 2020 में जो मेजर फेस ऑफ इंडिया और पीएलए और हमारे इंडियन आर्मी के जो बीच हुआ, वो अभी तक के 1962 से लेके अगर देखते हैं तो अभी तक के सबसे बड़ा जो है फेस ऑफ रहा है। अच्छा, और आप सोचते हैं 1962 से ये सबसे बड़ा फेस ऑफ बिल्कुल है? बिल्कुल 1962 में तो बिल्कुल वॉर छिड़ गया था। तो इसके बाद छोटा मोटा जो फेस ऑफ तो पेट्रोलिंग के समय होता है, हमारे सिविलियंस को नहीं पता चलता है, लेकिन ये जो 2020 में जो हुआ वो कई जगह पे हुआ, जैसे आप देख सकते हैं गलवान में भी हुआ है, और गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया जो पीपी 15, 16, 17 एरिया हुआ वहाँ पे भी बिल्डअप हुआ है। इसी तरह नॉर्थ बैंक पेंगोंग जो फिंगर्स एरिया है वहाँ पे भी हुआ है, और चुशुल में जैसे कैलाश रेंज हुआ, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, रिजंगला, रिंचनला, उस सब एरिया में जो है मेजर जो फेस ऑफ चुशुल कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है तो वहाँ पे हुआ, और लोगों को भी अभी तक का यही एक्सपीरियंस है कि सबसे बड़ा एक फेस ऑफ जो है हमारे लाइफ में देखने को मिला, और आमने सामने घर के सामने दिखाई देता है कि हज़ारों आर्मी जो है, दोनों तरफ का आर्मी जो है हमें देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट लाइक जंग का सिचुएशन जो है, माहौल जैसा हमारे गांव के सामने बन गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से अभी तक का जो चाइना के साथ जो रिलेशन रहा है 1962 से, तो कहीं ना कहीं वो शांति ही था, कोई दिखाई नहीं देता था कि बड़ा फेस ऑफ हो जाना है, एक दूसरे से मारपीट हो जाना, वो चीज़ें जो है कुछ ज़्यादा जो है होती नहीं था। तो ये जो है बहुत बड़ा होने से फिर लोगों का थोड़ा बॉर्डर की तरफ या चाइना की तरफ जो एक वो होता है सोच जो है वो लोगों में चेंज बिल्कुल हुआ है, 2020 में जो हुआ है। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया अभी भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चलते आ रहा था, और बॉर्डर पे जो जनरल लेवल पे टॉक्स होते रहा, तो उसमें अभी भी 2 फ्रिक्शन पॉइंट पे सेटल नहीं हुआ है, जैसे डेमचौक और डेमसंग का नहीं हुआ है, लेकिन बाकी एरिया में भी वो तो हुआ है, सेटल डिसएंगेजमेंट वगैरह हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए सबसे बड़ा चेंज जो है इसमें ये देखने को मिला कि हमारे जो मॉरिटोरियम जो बोलते हैं, जो बफर जोन बोलते हैं, नो मैंस लैंड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है मॉरिटोरियम में जो है हमारे ग्रेजिंग एरिया, बफर जोन में जो है हमारे ग्रेजिंग एरिया जो था वो चला गया है, जिसकी वजह से जो नोमैड्स का जो एक्सेस था, जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया तक जो एक्सेस था, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर रोक लग गया। और जो बफर जोन वो भी एलएसी से हमें बताया गया है, एलएसी से दोनों तरफ, उनकी तरफ भी हमारे तरफ भी 2-2 किलोमीटर्स की जो एरियल रेडियस जो है वो बफर जोन किया गया करके बताया है। लेकिन प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे, वो सबसे ज़्यादा हमारे नोमैड्स को असर किया है, क्योंकि
जो फेस ऑफ जो जिस एरिया में हुआ वो हमारे नोमैड्स की जो ईस्टर्न लद्दाख जितने भी लोग हैं वो 90% जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है। उसका सीधा सीधा असर जो है इनके लाइफ स्टॉक पे पड़ता है। और अच्छा। वो जो बफर जोन जो भी है वो हमारे विंटर ग्रेजिंग एरिया है। विंटर ग्रेजिंग एरिया में वैसे भी ये ग्रास का जो है वो जो है वैसे भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से उस एरिया को हिट करना जो विंटर की ग्रेजिंग एरिया है, और उस समय हमारे लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग सीजन रहता है। तो ब्रीडिंग सीजन में और भी न्यूट्रिशियस फूड जो है चाहिए होते हैं जो प्रेग्नेंट जो शीप गोट होता है, तो उनको अगर ये चीज़ें नहीं मिलता है तो फिर इनके मोर्टेलिटी लाइक जो बच्चे जो पैदा होने वाला है उसका मोर्टेलिटी होने का रेट जो है ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ें काफ़ी हमें तो देखने को कितने मिलती है। विलेजेस होंगे कुल मिला के इन द इंटायर चुशुल रीजन? चुशुल में 8 विलेजेस है। अच्छा। जो बिल्कुल सीमा बॉर्डर के फर्स्ट विलेजेस जो बोलते हैं उसमें 8 विलेजेस है। वैसे तो ईस्टर्न लद्दाख मैक्सिमम गांव जो है बॉर्डर शेयर करते हैं PLA के साथ, चाइना के साथ। जी अच्छा, ये बताएं ऑफिशियल जो रेस्पॉन्स रहा था गवर्नमेंट का वो ये था दैट देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ इंडियन टेरिटरी। शुरू में तो थोड़ा डाउन प्ले भी किया गया था, फिर बाद में सीरियस हो गया, गलवान क्लैश हो गया, फिर भी डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हुए, मिलिट्री लेवल डायलॉग्स होते रहते हैं और उसमें भी चुशुल मोनोल में होता है। उसका आप क्या बोलना चाहेंगे? देयर इज बीन नो लॉस ऑफ इंडियन टेरिटरी? नहीं, अब वो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो नोमैडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। लाइफ स्टॉक जो हमारे जो रेडियर्स है वहाँ पे, हाँ, हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएंगे। ऑफिशियली मुझे उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उनकी ऑफिशियली स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है जो पहले हमारे जो जहाँ तक हमारे एक्सेस थे वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं, वो क्लियर कट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ चुशुल की अगर एरिया में बात करता हूँ, रिजंगला, रिंचनला टॉप, मुकपारी हिल बोलता है, इसी तरह ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ग्रूम हिल, टेबल हिल, वो सारे रीच तक जो है हमारे नोमैड जाते हैं। लेकिन आफ्टर 2020 हम बेस तक नहीं जा पा रहे हैं। ऊपर हम जहाँ टॉप तक जाते थे वो जा नहीं पा रहे हैं। वो उससे क्लियर दिखाई देता है कि वो एरिया जो है कहीं ना कहीं हमारे हाथ से गया है। इसी तरह अगर नॉर्थ बैंक पेंगोंग में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो पेट्रोलिंग पहले जो 2018 में करता है, पेट्रोलिंग ये फिंगर 8 तक करते हैं। आज हम फिंगर 3 से आगे जा नहीं पाते हैं। तो 3 से 8 के बीच बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे जाते हैं तो कम दिखाई देगा। तो आज की पहले हम लुलु लुंगपा करके वैली है जो 5-6 के बीच में एक वैली है, टुवर्ड्स आगे जाते हैं तो वो उनको लुलु लुंगपा बोलते हैं। वहाँ हमारे नोमैड्स जाते हैं, तो वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह गोगरा हॉट स्प्रिंग जो चंगलुंग गुंगमा, चंगलुंग योगमा, कुग्रांग एरिया बोलते हैं हमारे वहाँ पे, फिर लुंगदिंग करके उस एरिया में वो बोलते हैं, वहाँ पे वो हमारे विंटर ग्रेजिंग एरिया है। वो एरिया बफर एरिया बन गया है, वहाँ हमारे एक्सेस नहीं है। इसी तरह मरसिमिक के अगर देखते हैं तो मरसिमिक के जस्ट राइट साइड में टुवर्ड्स ये जो थरसंग ये पास और ठजांग पास हम तो ठजांग बोलते हैं, अभी आर्मी वाले थरसंग बोलते थे, क्यूला, उस साइड में हम हमारे नोमैड्स जाते हैं। एक्सेस पूरा बंद हो गया, हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो उस हिसाब से नोमैड्स का जहाँ ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया बहुत बड़ा एरिया है वो वहाँ एक्सेस हमारा कम हो गया। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन की है। तो जो नोमैडिक पॉपुलेशन वहाँ पे है वो अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे? फिर अब वही है कि जैसे हमें जिस एरिया में अगर 10 दिन या 15 दिन जो गुजरने का जो वहाँ पे वो मिलता है, जो ग्रास मिलते हैं, वो हमें 10 दिन या 5 दिन में हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारा जो रोटेशन वाला सिस्टम है वो जल्दी निकलना पड़ता है। जैसे चुशुल में पहले अगर 1 महीना का अगर टाइम निकल जाता है जिस एरिया में, अब हम जिस साइड में जो नहीं जा पा रहे हैं हमें उसमें शिफ्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो विंटर में हमें यहाँ से फीड फोडर का जो है डिमांड भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। चाइनीज ट्रूप्स को देख पाते हैं कितना डिप्लॉयमेंट उनके साइड से है?
सिंस अभी बफर जोन भी क्रिएटेड हो अब गई? जब से डिसएंगेजमेंट हुआ वो आर्मी पीछे गया है, अच्छा। इंडियन आर्मी भी पीछे आए हैं, वो भी पीछे गए हैं, अभी नहीं दिखता है। लेकिन जब पहले फेस ऑफ हुआ उस समय तो फेस टू फेस हमने देखा, देखा था। गाँव से ही देखा था। कितना उस साइड से कितना डिप्लॉयमेंट हुआ था? नहीं, डिप्लॉयमेंट अंदर क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियरली बताया है, भारत सरकार ने भी बताया मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ है। अगर वहाँ पे 50,000 Mirror इनका हुआ है deployment। तो हमारे भी 50,000 डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो वो तो मिरर और डिप्लॉयमेंट उसके बाद से तो बढ़ ही गया होगा डिप्लॉयमेंट, एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन साइड। हाँ, अब इनके उनका बाद भी फिर बढ़ा है। हमारे जो डीप जो है बढ़ गया है, तो आर्मी पॉपुलेशन अभी बढ़ा है, तो इसके बाद कम नहीं हुआ है जी। So my last question to you, Mr. Stanzin, is to understand from you, एक तो lack of connectivity का भी इशू है, तो जब ये जो इश्यूज आपने हमें बताए, वो जब आप गवर्नमेंट को बोलते हैं, उनका आपको वो क्या कहते हैं कि ये जो बफर जोन है, जो आपके ग्रेजिंग पॉइंट्स थे, इंडियन आर्मी का भी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स था, कैसे आपको लगता है वो वापस आएगा? लाइक यू सेड कि फिंगर 3 के बियॉन्ड आपको एक्सेस मिलता ही नहीं है, तो पहले की तरह जो स्टेटस को आंते जिसे कहते हैं, कैसे लगता है आपको? वो क्या बोल रहे हैं, वो कब तक आएगी? मुझे लोकल्स को कुछ हाँ, बोला जाता है? आप तो अब वही है पॉलिटिशियन कि हैं। लोकल्स को जो वहाँ पे जनरल लेवल का जितनी भी बात होते हैं पीएलए और हमारे इंडियन आर्मी के बीच, उसमें लोकल्स को नहीं बताया जाता है। लोकल्स का क्या व्यू, वहाँ पे क्या इशू है, वो शायद डिस्कस होते ही नहीं होते, हमें नहीं पता है, और हमें ब्रीफिंग किया नहीं जाता है, और वो शायद कंट्री के बीच हो रहा तो फिर उस हिसाब से नहीं किया गया हो। लेकिन ये है कि ये जो जैसे आपने बताया, मेरा यही है कि इंडिया और जो चाइना की जो बीच जो बॉर्डर में जो होते आ रहे हैं, वो एक परसेप्शन लड़ाई तो है, क्योंकि इनका अलग से लाइन ऑफ परसेप्शन है, हमारा एक अलग लाइन ऑफ परसेप्शन है एलएसी का ना, तो उसका लड़ाई जो है चलते आ रहा है। और इसको बचाने के लिए, उसको जिस तरीके से अभी जो नो मैंस लैंड बना दिया है, उसको पुश बैक करने के लिए धीरे धीरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस तरफ अगर बढ़ाते हैं या नोमैड्स को आगे एक्सेस करते हैं, वो सबसे आसान तरीका जो है नोमैड्स को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे करते हैं तो वो तुरंत एक्शन में आ जाएगा, है ना जी। अगर वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स खड़ा तो करते हैं हम ये बोला जाता है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बढ़िया हो गया है बिकॉज ऑफ दिस स्टैंड ऑफ ओनली, यू नो, कि काफ़ी सारा रोड्स और ब्रिजेस वो बन रही है, उसका आप लोगों को कोई बेनिफिट मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ऑब्वियसली जो बॉर्डर में जो भी रोड्स बनता है या कुछ भी बनता है, वो सिविलियंस को भी बेनिफिट तो मिलता ही है। हालांकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफेंस के लिए बन रहा हो, लेकिन सिविलियंस भी वो यूज़ करते हैं, डोल पर्पस के लिए बन जाता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नोमैड्स जहाँ जहाँ जाते हैं उसमें एक लैंडमार्क क्रिएट करते हैं। नोमैड्स जहाँ जाते हैं वहाँ उनके जो शिप पैंट जो है वहाँ पे खड़ा करते हैं, और जो तंबू लगाते हैं उसका एक बेस बनाते हैं। वो एक क्या कहते हैं, जब बॉर्डर में जो मीटिंग होता है, वो नेगोशिएशन करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलता है। हमारे नोमैड्स यहाँ जाते हैं, देखो यहाँ इनके टेंट पिच करते हैं, इनका शिप पेन रखा हुआ है, देखो ये जो है हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी होता है। नोमैड्स का जो शिप पेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर कोई डिमार्केटेड बॉर्डर तो है ही नहीं है, और फेंस बॉर्डर तो है ही नहीं है। और इंडिया और चाइना के साथ करीब 4,000 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, वो अनडिमार्केटेड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसी तरह जिस तरीके से पीएलए के साइड से नोमैड्स को इनकरेज करके आगे ले आते हैं, हम भी नोमैड्स को इनकरेज करके ले जाए, है ना। और नोमैड्स को जो इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए वो दे के अगर ले जाते हैं, तो नोमैड्स एक तरीके से एक तो एरिया तो हो ही जाएगा, दूसरा एक पेट्रोलिंग भी हो जाता है। नोमैड्स पूरे माउंटेन के रीच तक चला, हर फौजी रीच तक हर दिन पेट्रोलिंग तो नहीं कर पाते हैं ना। तो नोमैड्स जो है हर एक दिन भर के अगर पेड़ बढ़ने के लिए, अगर 500 या 700 लाइव स्टॉक के पेड़ बढ़ने के लिए 15 to 20 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में घूमना पड़ता है, तो उस हिसाब से उस एरिया तक जो है एक तरीके से रेकी हो जाएगा, पेट्रोलिंग हो जाएगा। तो नोमैड्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। और हमें बताया गया है कि जैसे ग्रेजिंग मैनेजमेंट जो है आईटीबीपी को सौंपा है अभी आर्मी की ओर से, तो वो भी सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं हुआ है। आर्मी आईटीबीपी सिविलियंस के साथ सही तरीके से वो नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उसको फिर से
पुश बैक करके हम जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल, जहाँ तक हमारा ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया था वहाँ तक ले जा सके, ये हम सबका उम्मीद है कि वहाँ तक जा पाए। और हम धीरे धीरे करके नोमैड्स को इनकरेज करते हैं तो नेचुरली ये चीज़ें हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से वहाँ पे रोड्स खड़ा करेगा बोलेंगे वो बिल्कुल करने ही नहीं देंगे। हालांकि LAC से 20-25 किलोमीटर के आगे अगर हम कुछ रोड्स या बिल्डिंग्स खड़ा करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे भी इनके ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। अच्छा, तो उसमें नोमैड्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा और हम डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव उसमें जाते हैं तो नेचुरली ये चीज़ें जो है सोल्व हो पाएंगे। जी Sure, thank you very much हमसे बात करने के लिए. So that was Konchok Stanzin. He is the councillor for the Ladakh Autonomous Hill Development Council, and also he was telling us, he represents the border town of Chushul. He was telling us the daily problems that the nomadic population there faces, and how the nomadic population can be also a strategic advantage that India can leverage. Thank you for watching this conversation. This is Nainima Basu reporting from Ladakh for ABP Live.